शहबाज शरीफ साहब की भी अब इतलात आ रही हैं कि वो तुर्की जा रहे हैं 24 तारीख को। नवाज़ शरीफ साहब पहले ही निकल चुके हैं और बताया नहीं गया कि कहाँ जा रहे हैं। अभी ये पता करना पड़ेगा कि शरीफ खानदान में से वो कौन है जो तुर्की पहुंचेगा शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करने के लिए और मामलात को आगे के लिए तय करने के लिए। इस खानदान में ना इस वक्त एक खौफ है, उन्हें ये लगते हैं, यानी इस खानदान को ऐसा लगता है कि कुछ खास किस्म के हालात अगर पैदा हो गए तो कहीं ऐसा ना हो कि हम पाकिस्तान से निकल भी ना पाए, हम यहाँ पे फंस के ही ना रह जाएं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा लंदन में गिरफ्तार होने जा रही है। मैंने ये खबर दी कि मरियम नवाज शरीफ के इर्द गिर्द घेरा तंग हो चुका है और वो किसी भी वक्त लंदन में गिरफ्तार हो जाएगी। अच्छा, दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिन्हें सिफारती वीजा जारी हुआ और सिफारती वीजा जारी होने के बाद वो पाकिस्तान आने की बजाय अपने खानदान के हमरा पेरिस चले गए। पेरिस से वो अमेरिका जाएंगे, अमेरिका से वापस बरतानिया आएंगे जहां उनका एक ऑपरेशन होगा, फिर उसके बाद वो फैसला करेंगे कि पाकिस्तान वापस आना है या नहीं आना। आप ये देखिए कि मुल्क घूमिए, मुल्क घूमने के बाद आप वापस आइए और अपना इलाज करवाइए और फिर आप बयानिया ये दे दीजिए कि मैं बीमार पड़ा हूं। तो पाकिस्तान की जो मईशत बीमार पड़ी है उसको जो इंजेक्शन लगाने हैं वो किसने लगाने? क्या आप अपने तई अपने इकदामात करते रहेंगे, अपनी ही मंशा के मुताबिक अपने फैसले मुसल्लत करने की कोशिश करते रहेंगे, तो फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा? तरफ तो मुल्क की सूरत हाल खराब है, मईशत जो है वो मुसलसल खराबी की सूरत हाल बता रही है, तमाम मुआशी अशारिया नीचे की तरफ जा रहे हैं और हमारे वजीर आजम क्योंकि तीसरी बार कोरोना का शिकार हुए और अब सेहत याब होकर वो तुर्किया जा रहे हैं और जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं वो लंदन से यूरोप जा चुके हैं। वहां पर कौन सा इनकलाब है जो आने का मुंतजिर है? इसी पर हम दो वजूहात हैं। एक तो कुछ मुलाकातों की खबरें आ रही हैं कि बीच में कुछ मुलाकातें तय हैं, और दूसरा ये जो चोर चोर के नारे लगते हैं इससे बड़े परेशान हैं। उनको ये डर है कि अगर पता चल गया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ तो मेरे पहुँचने से पहले जो पाकिस्तानी हैं उन जगहों पे रहने वाले वो आके नारेबाजी करेंगे, चोर चोर कहेंगे, तो उनका क्या हम बंदोबस्त करेंगे। तो ये एक कंसिडरेशन जिसकी वजह से दौरा जो है उनका खुफिया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब अब 24 तारीख को तुर्की जा रहे हैं, ये ख़बरें आ रही हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है, मैं आपको बताऊं 1977 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी PNA ने कैंपेन चलाई थी तो उस वक्त भुट्टो साहब ने भी बैरूनी दौरे किए थे और तासुर ये दिया था कि एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर, कोई मुझे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुझे परेशानी नहीं है और मैं बाहर के दौरे कर रहा हूँ। लेकिन फिर हमने देखा कि उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और एक बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन हुई जिसके असरात आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है। दूसरी तरफ जो पिंडी और इस्लामाबाद के बीच जो डेडलॉक है वो बिल्कुल अब ये वाज़े हो गया, क्योंकि ख्वाजा आसिफ का ये बयान कि हमने वज़ीर आज़म हाउस ने एक वज़ारत दिफ़ा को लेटर लिखा है जो वज़ारत दिफ़ा को मौसूल हो गया, जिसमें उन्होंने समरी मंगवाई है और हमने इस हवाले से GHQ को मुत्तला कर दिया। यानी एक तरह से ख्वाजा साहब ये इतराफ़ कर रहे हैं कि अब कम्युनिकेशन शायद वो नहीं है जो पहले थी। समरी मंगवाने के लिए अब वज़ीर आज़म साहब को लेटर लिखना पड़ रहा है, वज़ारत दिफ़ा को ख़त लिखना पड़ रहा है। गोया जो कम्युनिकेशन है वो अब इस हद तक फॉर्मल हो गई है। अहवाल भी इनकी मर्जी के हों, सहाफ़त भी इनकी मर्जी की हो, इनके मर्जी के एंगल हों, ऐसा ये चाहते हैं। अच्छा इमरान, जो अभी मुसामा ने बात की, ये दौरे तो बड़े किए हैं ना। अभी वज़ीर आज़म साहब ने चीन का दौरा किया, तुर्की का किया, फिर उससे पहले कतर का दौरा, सऊदी अरब का दौरा। क्या किया वहाँ पे, क्या हासिल किया? कोई MOU साइन हुए, कोई इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात हुई? कुछ बताती ही नहीं हुकूमत आके कि आपने दौरे किए, उनसे हासिल क्या किया आपने 34 अरब रुपए तो सिर्फ सूद देना है चाइना का साला, ये आपकी सूरत हाल है। तो आपके दौरे किस काम के, इसका तखमीना खुद ही लगा लीजिए। तो आप देखें कि बार बार दौरे भी करते हैं और ये एक अजीबोगरीब चीज़ है। दौरे जो हैं उनके बारे में आपको एक एक महीना पहले से पता होता है। इमरान खान ने जाना होता था किसी मुल्क में तो हमें 2 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले कम से कम, या बाद एक महीना पहले हमें आइडिया होता था कि इमरान खान साहब का दौरा आ रहा है और फलां दौरा आ रहा है ना, तो उसकी तैयारी इस सबको पता होता था। लेकिन यहाँ पे अचानक से अनाउंसमेंट आती है कि जी कल दौरा है, परसों जा रहे हैं, फिर जाने लगे हैं, अब फिर जा रहे हैं। यानी पाकिस्तान को डेली बेसिस के ऊपर, डेली वेजेस के ऊपर तो काम होता है,
लेकिन मुल्क जो है वो डेली बेसिस के ऊपर या डेली वेजेस के ऊपर नहीं चलता। मुल्क की पॉलिसीज होती हैं। मैं आज एक डाटा देख रहा था, हम बांग्लादेश से बहुत पीछे रह गए, हम अफगानिस्तान से भी पीछे रह गए, हमारे रिजर्व्स इतने कम हैं और ये इस इंपोर्टेड सरकार ने हमारे साथ किया है। यानी 7 से 8 अरब डॉलर के दरमियान के आपके ज़खायर रह गए हैं। 16.2 अरब डॉलर के ज़खायर थे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, और वो भी कम हुए थे तब जब आलमी तौर पे एक वबा आई थी और उसके बाद आपको कुछ पैसा डालना पड़ा था तो आपके रिजर्व्स कम हो गए थे। ये कितनी बदकिस्मती है और कितना भोंडा तजर्बा किया रजीम चेंज ऑपरेशन करने वालों ने पाकिस्तान के साथ कि महंगाई इमरान खान के दौर के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा, पेट्रोल और डीजल की कीमत 80% ज़्यादा, बिजली की कीमत लगभग 3 गुना ज़्यादा, गैस की कीमत जो है वो दुगनी हो चुकी है। पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 22% बताई जा रही है कि वो भी बढ़ गई है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। गवर्नेंस के नाम के ऊपर कुछ पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। हुक्मरानों का ज्यादा वक्त जहाजों में और पाकिस्तान से बाहर गुजरता है। पाकिस्तान के तमाम फैसले लंदन के अंदर बैठा हुआ एक मफरूर इश्तिहारी फैसले की खातिर इनको हुकूमत में लाया गया था या ये सारा गेम किया गया था, ये तो खुद ही हुकूमत के लोग कहते रहे, मैं तो नहीं कह रहा। जिस एक फैसले के लिए इनको लाया गया था उस पर आकर फिर डेडलॉक हो गया है। यानी शहबाज शरीफ साहब ने अपने मुंह से कहा था, अपने मुंह की मान रख लें, उन्होंने कहा था अपनी जबान से कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो शहबाज शरीफ साहब कैसे इंतखाब कर सकते हैं एक बड़ी तैनाती का या एक बड़े फैसले का, क्योंकि वो बेगर्स में से हैं, वो चूजर्स नहीं हो सकते। तो शहबाज शरीफ साहब अपनी जबान का पास रख लें और उसी तरह करें जैसा कि उनको बूट पॉलिश करने का कहा जा रहा है, ये उसी तरह चलेंगे तो बात बनेगी। अदरवाइज ये इनको और ज्यादा भुगतना पड़ेगा। बड़ा भाई भी दरबदर है, छोटा भाई भी दरबदर है, पूरा खानदान जो है वो ठोकरें खा रहा है। थोड़ा अरसा पहले इनकी पब्लिक के अंदर कोई बात सुनी जा रही थी, अब लोगों को ऐसे ऐसे धोखे दिए हैं कि लोग भी बात सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा ही है। अगर इलेक्शन भी नहीं जीत सकते तो ऐसी सूरत हाल में आप सिर्फ इन पे तरस खा सकते हैं। लेकिन मेरा अभी भी ये कहना है कि पाकिस्तान के जो करता धरता है, जो ताकतवर हल्के हैं, फॉर गॉड सेक पाकिस्तान का सोचिए, अपनी जात से बाहर निकलकर सोचिए, पाकिस्तान का ख्याल कीजिए। ये मुल्क डिफॉल्ट के करीब पहुंच गया है, ये अदादोशुमार पूरी दुनिया बता रही है, बिल्कुल ऐसे सरकारी अदादोशुमार है। हमने आज तक इस मुल्क की मईशत की ये हालत नहीं देखी जो आपके इस तजर्बे ने इस मुल्क की कर दी है। अल्लाह का वास्ता अपने मुल्क का सोचिए, खुदा का नाम लीजिए, अपनी जिद को छोड़िए, अपनी अना को साइड पर रखिए। ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। गुफ्तगू कर रहे थे उसामा, जो हम बात कर रहे हैं कि असल जो फोकस है हुकूमत का वो नजर नहीं आता। बात तो करते हैं आवाम की बात करते करते ये रजीम चेंज हुई और आवाम की बात करना भूल गए। वो आवाम से वोट तो चाहिए लेकिन आवाम का दर्द, आवाम की तकलीफ का कोई एहसास ही नहीं है इनको। अच्छा समझ किया जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं, ये सब इंडिकेटर्स हैं। असल जो हम चीज़ देखें वो है गवर्नेंस का मसला है। उसके पीछे क्या मसला है? उसके पीछे मसला है रजीम चेंज का। उसके पीछे क्या मसला है? अवामी मैंडेट नहीं। जिस तरह से ये सब कुछ मतलब छीना गया या लाया गया या बिठाया गया तो आपके पास एक मॉरल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। कानून भी अगर होता है तो वो एक मॉरलिटी पर खड़ा होता है। स्टेट भी अगर आप कुछ लिखते कोई अखलाकियात पर खड़ी होती है, कोई बेसिस होती है। जब आपकी इंटेंशन ही, आपकी नीयत ही गलत होगी, क्या थी कि जी कोई तैनाती से खौफ था, कोई अपने केसेस से, और ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा तज्जिया नहीं है, ये मैं बयानात आपके सामने रख रहा हूँ मौजूदा हुकूमत में बैठे लोगों के कि जी अगर हम ना आते तो इसने तो हमारे खिलाफ केसेस सारे फैसले हो जाने थे, हम नाअहल हो जाना था।